रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 21 फरवरी के दिन आपका साइंस का पेपर होने वाला है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव आने वाला है वो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कहीं नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि इसको आप लोग पेपर में लिख सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 100% आपके पेपर में रहेगा, तो इसलिए क्लास को लास्ट तक देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखिएगा। लिखिएगा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया बता दीजिएगा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे भोजन का पचना, अंगूर का किण्वन, सांस लेना आदि, ये सभी जो क्रिया है रासायनिक क्रिया के कारण संपन्न होता है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है बाबू क्वेश्चन, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सोशल साइंस का सब्जेक्टिव लाने वाले हैं। अगर सब्जेक्टिव कमजोर है बाबू तो जो हम क्वेश्चन कराएंगे बस उसको याद कर लीजिएगा, आपका पूरा एग्जाम में सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, देरी मत करिए, मात्र 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें ही आपको पूरी तैयारी करनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में अंतर क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर स्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ये संतुलित समीकरण कह रहा है। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित समीकरण जो होता है ना, तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो समान होनी चाहिए, ऐसे समीकरण को संतुलित कहा जाता है। जबकि ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर के चिन्हों के साथ दर्शाया गया है किंतु तीर के चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है बाबू तो अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा और इसको याद कर लेंगे, सब 100% आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। यह कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, तो इस बार भी जरूर आएगा, ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है, चलिए समझ लेते हैं। तो प्रकाश अनुवर्तन पहले समझते हैं। तो पौधे के सिर से प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी जो पौधे के शीर्ष होते हैं ना, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं यानी अग्रसर होते हैं, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जबकि गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन करते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, नीचे की ओर बल लगाता है, यानी जो जड़ होता है पौधे के वो नीचे जाता है और जो पत्तियां होती है पौधे के वो ऊपर जाती है। यही है प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रकाश अनुवर्तन जो होता है पौधे के शीर्ष यानी जो पत्तियां होती है प्रकाश की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती है यानी अग्रसर होती है, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। जबकि गुरुत्वानुवर्तन जो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए बाबू कौन कौन बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। जो बच्चे कर लिए हैं प्यारा सा दिल बनाएंगे, और जिनको भी PDF चाहिए वो बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, चलिए इसका समझ लेते हैं। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायु रोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके, यानी उसमें गंध न आ सके, यानी वो खराब न हो सके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं। जो तेल एवं वसा के जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना बाबू, वो वायु रोधी बर्तनों में रखा जाता है, यानी उसे ढक कर रखा जाता है ताकि उसमें हवा ना जाए, यानी उसमें जो उपचयन होती है वो गति जो है धीमी हो जाए। और तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को
नाइट्रोजन से इसलिए युक्त किया जाता है, यानी उसमें नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। जैसे आप लोग देखे होंगे चिप्स का जो पैकेट होता है, चाहे कुरकुरे का पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? ताकि वो खराब ना हो सके, यानी उपचयन ना हो सके, इसीलिए भरा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन करें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अब जरूर प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों में क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, चलिए समझ लेते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस जो होता है ना बाबू, जो आने वाली किरण होती है, जो सूर्य के द्वारा आपतित किरण होती है, उसको अपवर्तन कर फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलाती है। देखिए समझिए फिगर से, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है और उत्तल लेंस पर आता है, तो जब उत्तल लेंस पर आएगा तो चारों ओर से जो किरण आएगी वो एक बिंदु पर अभिसरित होगी, यानी एक बिंदु पर जाके मिलेगी। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी आप लोग देखेंगे वायुमंडल में ना छोटे छोटे धूल कण होते हैं, जब इस धूल कण पर प्रकाश पड़ती है ना तो वो चारों ओर फैल जाती है। इसी कारण से इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। यानी ऐसे समझिए कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसी कण के द्वारा जब प्रकाश इस पर पड़ती है तो वो सारी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, यानी फैल जाती है। तो इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और आप लोग देखिए लाइक करिए, अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई भी बच्चा नहीं कि आप लोग कर लेंगे, इससे आपको ही फायदा होगा। आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और कौन सा सब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट करिए, तो कौन कौन बच्चे को और भी सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव चाहिए। चलिए 7वां कैंसिल है कि चुंबकत्व की असली पहचान क्या है। चुंबकत्व की जो असली पहचान है क्या है, चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। दो लोहे के टुकड़े लिए जाएं और इनके एक छोर दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोह के टुकड़े चुंबक होंगे। यानी देखिए जो चुंबकीय का असली पहचान कैसे करेंगे, मान लीजिए चुंबक में सजातीय ध्रुव के बीच अगर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुव के बीच अगर आकर्षण होता है तो वो समझेंगे चुंबक है। दूसरा, दो लोहे के टुकड़े के लेंगे और उसके एक सिरे से दूसरे छोर से सटाने पर अगर उसमें प्रतिकर्षण होता है तो समझेंगे कि वह लोहा जो है वो चुंबक है, यानी वह चुंबक का टुकड़ा है। ऐसे ही हम लोग पहचान कर लेंगे, आप लोग बचपन में भी किए होंगे। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चुंबक किसे कहते हैं। वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर सटा लेते हैं, उसे ही बाबू चुंबक कहते हैं। और लिखेंगे कि इसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर वायु में लटकाया जाएगा तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा, यानी एक उत्तर में और एक दक्षिण में इंगित करेगा। इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, ऐसा क्यों। आप लोग सोचे नहीं है तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बाबू, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडल परतों के घनत्व के अस्थायी के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत
कम ही आती है और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारों का प्रकाश विभिन्न क्षणों से अपवर्तित होते यानी टिमटिमाते रहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बाबू देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। इतना सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे ग्रुप में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।